अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिपोर्ट फॉर सब टोटल्स। अच्छा, ये बेसिकली एक सिंपल सी रिपोर्ट है जिसमें मंथ वाइज डाटा लिखा हुआ है लेकिन हैपहैज़र्ड फॉर्म में। डाटा किस चीज़ का है? बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी आप ले लें, कोई रिमोट है, और रिमोट की वो प्राइस है 275 और प्रॉफिट मार्जिन है 40%। ठीक है, तो ये क्योंकि नई प्रोडक्ट है तो हमने कुछ सेल्स पर्सन हायर किए हैं उनको सेल करने के लिए, और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोल्ड वो कर रहे हैं, और मार्केट में नए लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को भी रीच कर रहे हैं। तो ये उनकी कस्टमर रीच है। उसके हिसाब से फिर हमने जो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड है उसको मल्टीप्लाई करके सेल्स प्राइस से करके सेल्स प्राइस फिक्स करके हमने सेल अमाउंट निकाली। ठीक इसी तरीके से हमने प्रॉफिट भी निकाली है। F2 दबा के मैं ये सेल खोलता हूँ, तो ये है। ठीक है, ये लेकिन जो सेल है ये मंथ वाइज है, लेकिन मंथ वाइज भी हैपहैज़र्ड फॉर्म में है, और जिस तरीके से बस रिकॉर्ड आता जा रहा है हम लिखते जा रहे हैं। आपके लिए एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट मैं देता हूँ और आपने उसमें बताना है कि वो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मंथ वाइज सेल का टोटल बता दो, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमने जो तरीका सीखा हुआ है आप उस हिसाब से बता रहे होंगे। आप कहेंगे जी मंथ को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, इसको डेटा में जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा, ओके करूँगा, और जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है, मैं उसके बाद देखूँगा जी सेल्स का टोटल मैंने निकालना है, और उसके बाद क्या लगाऊंगा? सम इफ़ लगा लूँगा। मैं कहूँगा रेंज जो है वो तमाम मंथ्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ मार्च का सम चाहिए, और सम रेंज जो है वो सेल्स अमाउंट होगी, दैट्स इट। डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये आपके पास एक समरी आ गई। ये तो ठीक है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड समरी ऑफ सेल्स आउटसाइड द डेटा। हमने समरी ऑफ सेल्स अगर इनसाइड द डेटा बनानी है, डेटा के अंदर ही पता चल जाए कि जब भी मंथ ख़त्म हो तो उसके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का टोटल आ जाए, कस्टमर रीच का आ जाए, सेल्स अमाउंट का, प्रॉफिट का, विद इन अ सिंगल क्लिक हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये रिक्वायरमेंट दूं और कोई एडिशनल मैंने आपको कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं बताया, तो आप कहोगे ठीक है निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले जब तक मंथ सीक्वेंस में नहीं है तो जनवरी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब वो तो रैंडम चलता जा रहा है, कभी मार्च है, कभी फेब है, कभी जैन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा जनवरी कहाँ एंड हो रहा है? तो मैं टोटल कैसे बनाऊँ? ऑब्वियसली डेटा जब तक सॉर्टेड नहीं है, इकट्ठा नहीं है, तब तक आप टोटल्स कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा के अंदर जब भी टोटल करना है, सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट करना है इसको। अच्छा, अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो दो तरीके हैं मेरे पास, कि मैं एक तो फ़िल्टर लगाने का तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस कॉलम में रह के किसी भी कॉलम के सेल को, इस कॉलम के सेल को राइट क्लिक करें, सॉर्ट में जाएं, और अगर हम A to Z कर दें तो ये देखिए डाटा अरेंज हो गया, सारे फरवरी इकट्ठे आ गए, फिर जनवरी, फिर मार्च। लेकिन क्या ये अभी भी सही सीक्वेंस में है? नहीं, सही सीक्वेंस में इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले मंथ वाइज तो जनवरी आना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही तो कहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो वो कहता है जी फरवरी पहले है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम राइट क्लिक करके सॉर्ट में A to Z नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें कस्टम सॉर्ट करना चाहिए था। कस्टम सॉर्ट में हम कहेंगे हाँ हमने मंथ ही सॉर्ट करना है, हाँ वैल्यूज़ वाइज ही सॉर्ट करना है, लेकिन ऑर्डर ना A to Z होगा ना Z to A होगा, बल्कि इसको किसी लिस्ट से लिंक कर दो। कौन सी लिस्ट से लिंक करें? वो आपको याद है जो शुरू में हमने मार्कशीट में देखा था कि ये लिस्ट कैसे बनानी है। उससे हम कहेंगे ये जो जनवरी फरवरी है ना, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसके हिसाब से अरेंज करो, इस ऑर्डर में अरेंज करो। तो वो कहता है ठीक है, ओके, ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर अरेंज हो गया। अब अगर हमने जनवरी का टोटल करना है, और मैं कहता हूँ आपको जिस जिस चीज़ का टोटल हो सकता है ना, मतलब सेल पर्सन का तो कोई टोटल नहीं हो सकता, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का हो सकता है, कस्टमर रीच का हो सकता है, सेल अमाउंट का और प्रॉफिट का, इन सब के टोटल्स आप बना दो। और अगर मैंने आपको कोई और फॉर्मूला नहीं बताया और मैंने ये भी कह दिया कि जी आउटसाइड द डेटा नहीं निकालनी, विद इन डेटा निकालनी, आप कहते हैं फिर तो एक ही हल रह गया कि मैं देखूंगा कि जी मंथ कब चेंज हो रहा है। मंथ ये जनवरी चलता जा रहा है, इसके बाद फरवरी आ रहा है, तो दैट मीन्स आई हैव टू इंसर्ट वन रो, और फिर मैं यहाँ लिखूँगा जी जनवरी
टोटल, और मोस्ट एफिशिएंट तरीका भी अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि जी सारे जहाँ जहाँ टोटल चाहिए उन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट इक्वल दबा दिया, तो ये सबका सम आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा और बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर आप विद इन डेटा इस तरीके से टोटल निकालते हैं ना, तो यू आर यूजिंग एक्सेल इन मोस्ट इनएफिशिएंट वे। हैरानी हुई ये सुन के कि आपको लग रहा है कि यार बड़ा ज़बरदस्त काम मैंने किया है, मतलब जनवरी ख़त्म हुआ तो जनवरी टोटल लिखा, फटाफट मैंने सब जगह का टोटल लगा दिया, बस दैट्स इट, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, इसमें क्या लेज़ी अप्रोच है। आपने ये सोचना है कि अगर आपको ये काम बड़ा फटाफट भी कर सकते हैं, आपका हाथ भी बड़ा सेट है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही महीने का टोटल निकालना था? नहीं, आपको फरवरी ढूंढना पड़ेगा, फिर फरवरी के एंड पे आएंगे, फरवरी टोटल इंसर्ट करके रो खुद इंसर्ट करेंगे, फिर फरवरी टोटल खुद लिखेंगे, फिर टोटल बनाएंगे। इसी तरीके से 12 महीनों के टोटल बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह का टोटल मंथ वाइज नहीं बल्कि डिपार्टमेंट वाइज चाहिए और 50 डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या हम 50 दफ़ा टोटल बनाएंगे? ये वो अप्रोच है जो हमने एक्सेल में यूज़ करनी है कि जब डेटा ज़्यादा हो तो काम उसके हिसाब से होगा, अगर डेटा ज़्यादा हो, ठीक है। तो अप्रोच हमने वो इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए कोई ऑटोमेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो एक्सेल में भी बहुत सारे फार्मूलाज बिल्कुल उसी तरीके से फीड किए गए हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा तो कि जी मंथ वाइज टोटल बनाना है, कहाँ बनाओगे? तो आप कहते हैं यार ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। जब मंथ ख़त्म होता है तो मैं इंसर्ट करता हूँ रो, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हो रहा होता है, तो मैं टोटल बना देता हूँ। तो हम कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अब अगर हमने ऑटोमेटिक टोटल्स बनाने जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, तो हम क्या करेंगे, हम तमाम डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स। सिर्फ डेटा की आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है, अगर ये ऊपर वाली हेडिंग है भी ना तो इसको इग्नोर कर देना। हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन कर देना है, ठीक है। पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हम कहते हैं डेटा में जाके, डेटा के टैब में एक ऑप्शन है सब टोटल की। सब टोटल भी बिल्कुल आपसे वही सवाल करेगा जिस हिसाब से आप टोटल बनाना चाहते हैं। वो कहता है एट ईच चेंज इन, मतलब जब क्या बदले? हम कहते हैं जब मंथ बदल रहा हो। जब मंथ बदल रहा हो तो वो कहता है तो फिर क्या करूँ? हम कहते हैं तो सम किया करो। सम भी है, काउंट भी की भी ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ों की ऑप्शन है, लेकिन हम कहते हैं जब मंथ बदले तो सम करो। कहता है किस किस चीज़ का? हम कहते हैं जिसका भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का पॉसिबल है कर दो, कस्टमर रीच का पॉसिबल है कर दो, सेल्स अमाउंट का भी पॉसिबल है कर दो, और प्रॉफिट का भी कर दो। ओके, ज़रा करके देखते हैं। ये देखें, जनवरी टोटल खुद ब खुद आ गया। ज़रा थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फरवरी टोटल भी आ गया और मार्च टोटल भी आ गया, इवन ग्रैंड टोटल भी आ गया। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो विद इन सेकेंड्स आप ये सोचें कि ये 3 महीने 12 महीने हो तो कितनी जल्दी हो गया ये काम। साथ में उसके लिए उसने आपको एक गिफ्ट भी दिया। वो गिफ्ट क्या है? वो कहता है टोटल तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन टोटल के साथ साथ मैंने रिपोर्ट के 3 लेवल्स भी बना दिए। थर्ड लेवल है सबसे ज़्यादा डिटेल। सेकंड लेवल पे ज़रा क्लिक करके देखते हैं। वाह, ज़बरदस्त काम हो गया कि ये जो समरी आ रही है जनवरी के टोटल की, हर चीज़ की समरी, फरवरी के टोटल की समरी, मार्च की समरी और ग्रैंड टोटल। अगर कोई डिटेल देखनी हो तो उसने साथ में ऑप्शन भी दिया है कि जनवरी की मैं तो टोटल दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने डिटेल देखनी हो तो आप इस पर प्लस साइन दिखाएं, ये डिटेल दिखा देगा, माइनस साइन दबाएं, ये बंद कर देगा, और 1 पे जाएं तो ग्रैंड टोटल, बिल्कुल फाइनल टोटल की समरी आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं सब टोटल। ये मैं थर्ड लेवल पे कर देता हूँ, यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हमारे पास आ रही हैं मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसमें काउंट इफ्स लगना है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ माइक्रोवेव ऑर्डर्स बता दो कि बॉस्टन में कितने हैं। माइक्रोवेव ऑर्डर्स बताने हैं बॉस्टन में कितने, तो इसका मतलब है काउंट करना है आपने बॉस्टन में माइक्रोवेव कितनी दफ़ा है। तो दैट मीन्स डबल क्राइटेरिया मीन्स काउंट इफ्स हमें आता है। और क्योंकि हमने नाम तो दे दिए
तो देना कोई मुश्किल ही नहीं हो गया। अब हम क्राइटेरिया रेंज 1, अगर क्राइटेरिया 1 माइक्रोवेव है तो उसकी रेंज का नाम क्या है? उसकी रेंज का नाम है आइटम्स। आइटम्स में से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जनाब माइक्रोवेव, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस में से हमें क्या चाहिए? हम कहते हैं बॉस्टन का रिज़ल्ट सिर्फ। दैट्स इट। आपने एंटर किया, ये 2 आ गया। अच्छा, अगर कहीं पर भी हमें ये फील होता है कि यार माइक्रोवेव ऑर्डर्स इन बॉस्टन हो सकता है गलत हो, तो ज़रा क्रॉस चेक तो कर ले। मुझे ये बता देंगे कि क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? क्रॉस चेक करने का तरीका याद रखिए, हमेशा फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो लगेंगे कैसे? शॉर्ट की क्या है? ऑल्टरनेट, H फॉर होम, S फॉर सॉर्ट, F फॉर फिल्टर। ये लगा के हमने HSF करके लगा लिया। उसके बाद हम सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे बॉस्टन और यहाँ से फ़िल्टर करेंगे माइक्रोवेव। तो हमारे पास काउंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और वहाँ पर भी हमारे पास काउंट आ रहा था 2, तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ पीटर वाइट जर्नीज़ विद ट्रक 1, कि पीटर वाइट ने ट्रक 1 में कितनी जर्नीज़ की, तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। काउंट इफ्स। रेंज में है ड्राइवर नेम। हम कहते हैं इस ड्राइवर नेम्स में तो पूरी रेंज आती है, इसमें से किसका देखना है? पीटर वाइट क्राइटेरिया हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? रेंज 2 है ट्रांसपोर्ट में से ट्रक 1 और एंटर, ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, ये बता दो, लेकिन आफ्टर 3 फ़रवरी के बाद कितने आए? 3 फ़रवरी 2013 के बाद वाले बॉस्टन के ऑर्डर्स बताने हमने। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हम कहते हैं जी काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 तो वही है, डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए जी बॉस्टन, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड हमेशा उसकी रेंज होती है, तो डेट जो है वो ये वाली, और इसमें से हमें क्या चाहिए? हम कहते हैं आफ्टर, मतलब ग्रेटर देन 3 फ़रवरी 2013। तो ये बात समझ में आई। हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में बॉस्टन, और डेट्स में देखो कि ग्रेटर देन 3 फ़रवरी 2013 कितना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में बस ये लिख दिया कि 3 फ़रवरी 2013 कितना है, ये 2 आ गया। इत्तेफाक से सब में 2 ही है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बिटवीन 3 फ़रवरी एंड 6 फ़रवरी, तो इसमें क्या लगेगा? इक्वल्स टू काउंट इफ्स। हम कहते हैं जी पहला क्राइटेरिया भी डेट्स का है, तो हम कहते हैं जी इन डेट्स में से सबसे पहले तो ये देख लो क्राइटेरिया कि लेस देन और इक्वल टू, नहीं बल्कि बिटवीन है ना, तो हम कहते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फ़रवरी 2013। पहले तो ये निकालना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? अगेन डेट्स, ये वाली नहीं, अगेन ये नीचे वाली डेट्स, और कॉमा। इसमें से आप क्या चाहिए? हमें लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए और इससे कम चाहिए, तो बिटवीन हो गया ना खुद ब खुद। तो 6 फ़रवरी 2013 और एंटर करके देखते हैं, तो 14 ट्रांजेक्शन्स हैं जो इन 2 डेट्स के दरमियान आ रही हैं। तो इस तरीके से आप डबल क्राइटेरियाज़ को, और इसी तरीके से बिटवीन अगर आपने किसी डेट रेंज के वो देखना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन लगा के इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से है सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यूयॉर्क, सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यूयॉर्क। तो बात वही है कि डबल क्राइटेरिया है, लेकिन अब सम चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। इक्वल्स टू हम लिखते हैं सम इफ्स। सम रेंज क्या है? सम रेंज तो हमें पता है जी सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड,
सम ऑफ इसने ये बताया नहीं, लेकिन हम नंबर ऑफ़ आइटम्स का सम कर लेते हैं। चले, नंबर ऑफ़ आइटम्स, क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 क्या है? माइक्रोवेव का अगर क्राइटेरिया है तो उससे रिलेटेड डेटा क्या है? प्रोडक्ट्स या आइटम्स? आइटम्स में से हमें क्या चाहिए जी? माइक्रोवेव्स, कॉमा, वेव्स नहीं लिखना आपने, माइक्रोवेव अगर पीछे लिखा हुआ है तो माइक्रोवेव ही लिखना पड़ेगा हमें। क्राइटेरिया रेंज 2, हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए न्यूयॉर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, 25 है। इसी तरीके से सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड टू पिट्सबर्ग बाय ट्रक 1 इक्वल्स टू सम इफ्स। सम रेंज क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स में से क्राइटेरिया रेंज 1, ये डेस्टिनेशन हो गया ऑब्वियसली, तो हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस में से फिर देखो कि क्राइटेरिया 1 क्या है जी। अच्छा, नाम मुश्किल है, मैं ऐसा करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेल को सिलेक्ट कर लें लेकिन उसको फिक्स कर दें साथ में। तो हम कहते हैं इन डेस्टिनेशंस में से सिर्फ इसको देखो, तो वो निकाल देगा। और फिर हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट्स में से, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा ट्रक 1, देख लो कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये 75 इसका सम आ रहा है। इसी तरीके से आपने सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन, ये लास्ट रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें, बस ये यहीं तक है। सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन 3 Feb एंड 6 Feb, बल्कि ये भी ख़त्म कर दें क्योंकि ये तकरीबन उसी तरीके से उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सम की रिक्वायरमेंट है, बस निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें डेट्स का जो है ना वो सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। ये बेसिकली है 3 Feb 2013 और ये है 6 Feb 2013। तो निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वल्स टू सम इफ्स। हम कहते हैं जी सम रेंज तो हो गई नंबर ऑफ़ आइटम्स, और हम देखेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 क्या है? डेट्स में से हम देखना चाहते हैं कि जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 Feb 2013 का कितना सम है, कॉमा, और फिर हम क्राइटेरिया रेंज 2 में डेट्स में देखना चाहते हैं कि क्राइटेरिया लेस देन और इक्वल टू 6 Feb 2013 कितना है, बस एंटर करें तो ये उस हिसाब से आपको बता देगा। तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। फिनिश असाइनमेंट जिस तरह से आपको हर वीडियो के साथ अवेलेबल है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरी आप कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा ग्रिप आपकी आ जाएगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने परफॉर्म करके रखना है। बेसिकली ये भी समझ लें एक टेस्ट असाइनमेंट ही है। आप चाहें तो एक दफ़ा ख़ुद करके देख लें, मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम दूंगा करने के लिए, और इसी वीडियो में मैं सारा कुछ करके दिखा दूँगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंट इफ़ भी लग सकता है, काउंट इफ्स भी लग सकता है, ये भी एक निशानी दी हुई है, वरना आपको खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ आइटम्स का ऑर्डर नहीं कहा उसने कहा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर ये हो गया, एक ऑर्डर बॉस्टन से ये हो गया, एक ऑर्डर बॉस्टन से ये हो गया। इसका मतलब है बॉस्टन हमने काउंट करने हैं, इस डेस्टिनेशन में कितने हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, हमने लगाना है क्योंकि सिर्फ बॉस्टन का काउंट चाहिए तो सिंपल काउंट इफ़ लगेगा, क्योंकि एक कंडीशन है, काउंट इफ़ लगेगा, ठीक है। रेंज क्या है? हम कहेंगे अगर क्राइटेरिया बॉस्टन है तो बॉस्टन से रिलेटेड डेटा ये है रेंज, और इसमें से हमें क्या चाहिए, कॉमा, बॉस्टन चाहिए। अब बॉस्टन मुझे खुद से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो तो बॉस्टन नहीं लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बॉस्टन खुद से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स करके एंड करके एंटर कर देंगे।
मैं ज़रा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ ये। हाँ जी, ये फॉर्मूला मैंने लगाया काउंट इफ़, ये सारी डेस्टिनेशन कॉमा बॉस्टन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से माइक्रोवेव ऑर्डर्स हैं, ठीक इसी तरीके से ट्रक्स हैं। तो हम ये क्यों ना कर लें कि अगर हम देखें, जब भी मुझे रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा या सम रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ तो आना पड़ेगा, क्योंकि किसी में डेस्टिनेशन पूछा जाएगा, किसी में ट्रांसपोर्ट पूछा जाएगा। तो अगर मैं ये करूँ कि सारे ही कॉलम्स को एक नाम दे दूँ ऑटोमेटिकली बाय हेडिंग्स, तो ये भी कर सकते हैं। ये हमने देखा था कैसे, एक सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, आप कितनी सारी हेडिंग्स हैं और उसके हिसाब से कॉलम्स के नाम देने। तो हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन किया। उसके बाद हम गए फार्मूलाज़ में जाके हम गए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, और ये राइट कॉलम खुद ही सिलेक्ट हुआ है। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ टॉप रो से जो हेडिंग का नाम है वो पूरे कॉलम का नाम दे दो। तो जैसे ही हमने ओके किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर सबके नाम ऑटोमेटिकली आ गए। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें पता ही है वैसे भी। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अगर हमने माइक्रोवेव के निकाल लें तो माइक्रोवेव का नाम क्या है, आइटम्स। एक दफ़ा देख लेते हैं, ऑर्डर नंबर, डेट, इसका नाम है ड्राइवर नेम्स, आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स, प्राइस, सेल्स टोटल, ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन। तो हमें चाहिए जी काउंट इफ़। हम कहते हैं आइटम्स में से देखो कि माइक्रो वेव कितने हैं, तो ये कह देगा 5 है। फिर इसी तरीके से आप वैसे ही स्टॉप करके ना ये सारी रिक्वायरमेंट आप पॉज करें और ख़ुद करके देखें। ये वीडियो मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगा, आप चाहें तो अभी पॉज कर दें, चाहें तो बाद में पॉज करके देख लें, लेकिन इसी वीडियोस में मैं सारे आंसर्स भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जर्नीज़ विद ट्रक 3, नंबर ऑफ़ जर्नीज़ विद ट्रक 3, कितनी जर्नीज़ की हैं ट्रक 3 ने, ये हमने देखना है। तो ये भी काउंट है, तो हम कहते हैं जी काउंट इफ़। ट्रक क्या है, ट्रांसपोर्ट की हेडिंग में हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट में देखो कि ट्रक 3 ने कितनी जर्नीज़ की हैं, वो कहेगा 8 जर्नीज़। नंबर ऑफ़ पीटर वाइट जर्नीज़, पीटर वाइट ड्राइवर का नाम है, तो हम कहते हैं जी काउंट इफ़ में देखो कि ड्राइवर नेम में पीटर वाइट कितनी दफ़ा आ रहा है। ये स्पेलिंग पे आपने गौर करना है कि स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, वरना ऑब्वियसली काउंट ही नहीं आएगा। हाउ मैनी टाइम्स आर नंबर ऑफ़ आइटम्स लेस देन 20, वो कह रहे हैं हर दफ़ा नंबर ऑफ़ आइटम्स जा रहे हैं, कभी 25 जा रहे हैं, कभी 30 जा रहे हैं, कभी 15 जा रहे हैं। लेकिन जब दूर दूर की डेस्टिनेशंस पे हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं तो हो सकता है हमें 20 से कम ले जाने में फ़ायदा ना हो। तो आप ये ज़रा काउंट करके बताओ कि कितनी दफ़ा 20 से कम आइटम्स हमारी गई हैं, ठीक है। 20 से कम कितनी दफ़ा गई हैं हमारी आइटम्स, तो हमने देखना है। इक्वल्स टू हम कहेंगे काउंट इफ़, ज़रा ये चेक कर लो कि नंबर ऑफ़ आइटम्स में कॉमा क्राइटेरिया में हम लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 20 कितनी दफ़ा गया, एंटर करें 9 दफ़ा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है सम ऑफ रेफ्रिजरेटर आइटम्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से रेफ्रिजरेटर जितनी जो सेल है उसके आइटम्स की सेल का टोटल, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो टोटल कितनी है, रेफ्रिजरेटर की इसकी सेल और इसकी सेल, मतलब ये नंबर ऑफ़ आइटम्स की सारी कंबाइन होनी चाहिए, 25 + 15 + 25, इस तरीके से नंबर ऑफ़ आइटम्स का टोटल चाहिए हमें। तो सम इफ़्स में हम कहेंगे जी इक्वल्स टू सम इफ़ लगेगा। ये चॉइस कह रहा है सम इफ़ लगेगा या इफ्स लगेगा, हमें पता है रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दिए, तो इफ़ लगना चाहिए सिर्फ। रेफ्रिजरेटर है आइटम, आइटम्स में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर, और सम रेंज क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, एंटर कर दें 105। सम ऑफ वॉशिंग मशीन आइटम्स, तो हम ये कर सकते हैं जी, सम इफ़, वही आइटम, आइटम्स में हम देखते हैं जी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितनी दफ़ा आ रही है, और सम किसको करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को, एंटर कर दिया। सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक 4, ट्रक 4 की कितनी नंबर ऑफ आइटम्स उसने ट्रांसपोर्ट किए, तो हम वही सम ऑफ आइटम्स ही चाहिए लेकिन बाय ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हम कहेंगे जी सम इफ़, रेंज क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में से किसकी ट्रांसपोर्ट देखनी है हमने, ट्रक 4 की, और सम किसको करना है, सम करना है जी नंबर ऑफ आइटम्स को, एंटर कर दिया। सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, इसका क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये, आप देखिए सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स में तो इसने सब कुछ ही पूछ लिया। ये कह रहा है जी ट्रक 4, 3, 2 जितने भी ट्रक्स हैं ना उनकी ट्रांसपोर्ट बताओ। तो क्या ट्रक्स के अलावा भी कुछ है, हाँ एयरप्लेन भी तो है, तो इसका मतलब है एयरप्लेन माइनस करके सिर्फ ट्रक्स ही बताने। अब ट्रक कौन सा, ट्रक 1 प्लस ट्रक 2 प्लस ट्रक 3, क्या सम इफ प्लस सम इफ प्लस सम इफ प्लस सम इफ लगाएं, नहीं, एक तरीका और भी है, हम कहते हैं इक्वल्स टू सम इफ़, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लगेंगे। हम कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट में देखो क्राइटेरिया क्या है, अब हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है, ट्रक तो सब में कॉमन है ना, उसके बाद स्पेस भी कॉमन है, नंबर फ़र्क है हर एक का, मतलब ट्रक्स का अगर सबका टोटल निकालना है तो हम कहते हैं किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो लिखें क्या यहाँ पर, आप कुछ भी ना लिखें, आप ट्रक स्पेस करके स्टेरिक लिख दें। हम कहते हैं क्राइटेरिया है ट्रक स्पेस और कुछ भी आगे हो तो उसको काउंट कर ले, कॉमा सम रेंज फिर वही होगी नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है कि जो चीज़ आगे फ़र्क है, शुरू की चीज़ वैसी लिखें, जो चीज़ आगे फ़र्क है सिर्फ उसकी जगह स्टेरिक लगाएं, और बाकी सब कुछ वैसे ही है जिस तरह नॉर्मल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लें, उसके बाद फिर मैं ये आगे वाली सिचुएशंस भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इससे नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास सम इफ़ एंड डी फॉर्मूलाज एक्सरसाइज, इस पे हम जाते हैं। ये बेसिकली जो हमने पहले वी लुकअप देखा है और सम इफ़ देखा है, सम इफ्स, काउंट इफ्स, ये सारा कुछ इसी में लगेगा। बेसिकली है क्या कि हमारे पास हमारी एक फॉर एग्जांपल शॉप है या ऑनलाइन आउटलेट कह लें, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। तो जो भी बंदा हमें ये ऑर्डर प्लेस करता है, हमारे पास कोई डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, ये यूएस में कंपनी हमारी, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, वो डिफरेंट डेट्स पे ये ऑर्डर्स लेके जाते हैं। कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वो लेके गए, टीवी के जनाब 25 ऑर्डर्स लेके गए ट्रक 4 से, ये हमारा बल्क में सेल का बिज़नेस है, ठीक है। और किस एरिया में लेके गए, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हमारे ड्राइवर्स ये सामान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये डेटा हमने कंपाइल करने का सोचा और हमने कहा यार ऑर्डर नंबर इस डेट पे जॉन मैरी ने इतने टीवी 25 टीवी लेके गया, तो एक्चुअली हमारी सेल कितनी हुई, सेल पता नहीं चल सकती क्योंकि हमारे पास प्राइस इसके सामने नहीं है। तो प्राइस है कहाँ पर, प्राइस एक्चुअली है हमारे पास ये प्राइस लिस्ट में। हमने क्या किया था, प्राइस लिस्ट एक दफ़ा ऑब्टेन की, वो यहाँ पर लिख ली। तो प्राइस लिस्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम हैं और उनकी प्राइसेस भी हैं, लेकिन ये इसके सामने तो नहीं लिखी। जब तक इसके सामने नहीं लिखी हुई आएगी कि टीवी का प्राइस हम देखें इस टेबल में क्या है और उसके सेकंड कॉलम से निकाल के हमने प्राइस यहाँ लिखना है। और इसी तरह से जिस तरह से आइटम चेंज होता जाए, ये ख़ुद ब खुद इसकी प्राइसेस उसके सामने देता जाए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वी लुकअप लगेगा, सिंपल, इक्वल्स टू वी लुकअप हम कहेंगे। लुकअप वैल्यू हम कहते हैं क्या लुकअप करो, टीवी से रिलेटेड डेटा लुकअप करो, कॉमा कहाँ लुकअप करो,
इस पूरे टेबल में लुकअप करो, इस पूरे टेबल में देखना। और इस पूरे टेबल में तो वो कहता है 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में तो प्राइस लिस्ट के अपने नाम हैं, प्रोडक्ट्स के नाम हैं, और सेकंड कॉलम में उसकी प्राइसेस हैं। तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए? हमें सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, कॉमा। और एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रॉक्सीमेट मैच? क्योंकि टीवी के नाम से मौजूद है तो एग्जैक्ट मैच होगा। एग्जैक्ट मैच करके हमने डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब हम पहले ड्रैग करने से पहले देखेंगे कि अगर तो प्राइस लिस्ट का नाम मैंने नहीं दिया था, नाम दे दिया था तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नाम नहीं दिया था तो इसको डबल क्लिक करके मैंने दोबारा से खोला फॉर्मूले को, और इस रेंज को सिलेक्ट करके हमने F4 दबा के फिक्स कर दिया, और डबल क्लिक करके हमने इसको ड्रैग कर दिया ताकि ये सब जगह पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब हमने ये निकालना है कि जी टोटल इसकी सेल कितनी बनती है। अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। हम कहेंगे जी नंबर ऑफ़ आइटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये करने के बाद हमने किया एंटर, ये 12,500 आ गया। इसी तरीके से अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर दे देगा। तो ये सम एफ एंड डी फॉर्मूलाज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ये कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये दोनों हमारी सम एफ बेसिक्स भी हो गई, टेबल मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट है सम एफ बेसिक्स ट्रू के नाम से, ये ज़रा खोल लें। इसमें अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखें तो फिक्स्ड एसिड रजिस्टर टाइप एक चीज़ बनी हुई है कि डिफरेंट टूल्स हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जी टूल 4 भी हो सकता है, टूल 2 भी हो सकता है, और डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, और उनकी स्पेसिफिक कॉस्ट है। लेकिन सबकी जो भी टूल्स डिफरेंट भी हैं तो क्लास तो एक ही रहेगी, टूल्स। इसी तरह इक्विपमेंट, जितने भी नंबर्स हैं इक्विपमेंट के, क्लास उसकी इक्विपमेंट ही है। तो बाय क्लास हमने टोटल निकालना है एट कॉस्ट। ठीक है, हमने बिल्डिंग की क्लास की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बताएं क्या लगेगा? क्योंकि क्राइटेरिया वाइज सम करना है और क्राइटेरिया कितना है? 1। तो क्या लगेगा? सम इफ लगेगा। तो यहाँ पर आप पॉज करके उसको खुद से लगा के भी देख सकते हैं। पहले पॉज कर दें, फिर खुद से लगा के देखें, और फिर आगे देखें आंसर किस तरह से। जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लगाना किस तरह से था। इक्वल्स टू सम इफ़, बिल्कुल सिंपल है। ये बेसिकली टेस्ट असाइनमेंट ही आप कह लें। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा। अगर आप बिल्डिंग्स के हिसाब से सम निकालना चाह रहे हैं तो रेंज है ये, मतलब डेटा में क्लास किधर है। इन सारी क्लासेस में से हमें चाहिए इसका रिज़ल्ट, और सम किसको करना है? कॉस्ट को। एंटर किया हमने और डबल क्लिक करके ड्रैग किया तो ये सब पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे ऐसे कि ये निकाल देता हूँ ज़रा मैं, और सिर्फ ग्रेटर देन लिख देता हूँ। बेसिकली ये सवाल क्या है कि ग्रेटर देन दिस अमाउंट का टोटल कितना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सम इफ़ लगाएंगे। अब रेंज जो है वो हमेशा याद रखें क्राइटेरिया से रिलेटेड होती है। अगर क्राइटेरिया आपका अमाउंट वाला है तो रेंज भी अमाउंट वाली होगी। इस पूरी रेंज में से हम कहेंगे हमें इससे ऊपर वाले बता दें। तो ग्रेटर देन भी इसी में लिखा है तो हमें ग्रेटर देन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और सम रेंज, हम कहते हैं सम रेंज भी यही है। एंटर करके ज़रा आंसर चेक करते हैं। वो कह रहे थे 13 मिलियन काइंड ऑफ थिंग। तो हम इसको अगर कंफर्म करना है तो ऑल्टरनेट HSF फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगा के हम कहते हैं जी नंबर फ़िल्टर में जाके ज़रा ये बता दो कि ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 मिलियन है ना, बल्कि 200,000 है, 200,000 है। तो ये टोटल ज़रा देख लेते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है। 13,582,795। फ़िल्टर क्लियर करता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ से क्लियर।
13,582,795 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं ऑफ क्लासेस और अमाउंट का भी टोटल। अगर आप ग्रेटर देन किसी स्पेसिफिक अमाउंट के करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक करें, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अब सेल्स, ये बेसिकली बड़ा आसान तरीका था सम इफ्स लगाने का, जिसमें हमने सेल्स का भी नाम दे दिया था, रीजन्स का भी, मतलब तमाम के तमाम डाटा की जो रेंजेस थी उसका हमने नाम दे दिया था, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया हमने एक एक करके सिलेक्ट किया था, क्योंकि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में भी हमने समझना था। लेकिन सम इफ्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। सम इफ्स में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें भी वैसे ही रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे उसमें की थी हमने, क्या नाम है, सम इफ में पूरी रेंज जैसे सिलेक्ट कर ली थी ना, तो वो इसमें भी कर सकते हैं। मकसद ये था कि मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस बता दूं, क्योंकि कई सिचुएशंस में आपको ये सम इफ्स में तो हल है और सम इफ में है, लेकिन वी लुकअप में और बहुत सारी सिचुएशंस में ये आपको कंपलसरी सीखना ही सीखना पड़ता है। इफ़ देन में कोई इसका हल नहीं है। तो ये देखते हैं। वैसे सम इफ्स अगर मैं ऐसे लगाता कि सेल्स सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज वन, मतलब क्राइटेरिया वन ये से रिलेटेड जो रेंज है उसका नाम है रीजन्स। रीजन्स में से हमें क्राइटेरिया वन क्या है, हम कहते हैं क्राइटेरिया वन ये सारा है। ये सारा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट्स इज़ माय क्राइटेरिया टू, और उसमें से ये सब कुछ फिक्स कर देता हूँ। नहीं, कॉमा, इसमें से ये सब कुछ फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा कॉलम मैंने 17 से 17 रो सिलेक्ट कर दी, एफ़ से एफ़ कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब मैं एफ़ कॉलम को भी फिक्स कर देता हूँ पूरे को, और 17th रो को भी फिक्स कर देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि ये आंसर ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने क्रॉस वेरीफाई करना हो कि हो सकता है ये आंसर गलत दे रहा हो, हमें पता ही ना हो। साउथ की स्पोर्ट्स में कितनी सेल है, 133, कैसे क्रॉस रेफरेंस चेक कर सकते हैं। साउथ का फ़िल्टर लगाएं और स्पोर्ट्स का फ़िल्टर लगाएं, 1 मिनट में पता चल जाएगा। हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप हेडिंग्स पे जाएं, इनको सिलेक्ट करके ऑल्टरनेट HSF, होम, सॉर्ट एंड फिल्टर और फिल्टर, ऑल्ट प्लस HSF, बारी बारी दबाना है ये, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था, साउथ का स्पोर्ट्स का फ़िल्टर लगाना हमने, तो हम कहते हैं जी इसमें से साउथ की बताओ और इसमें से स्पोर्ट्स की बताओ। तो 133 है ना, इस इधर भी 133 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 2 दफ़ा फ़िल्टर लगाएं, अगर आपने क्लियर करना है इकट्ठा, तो आप होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में रह के यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक और तरीका है बड़ा ज़बरदस्त करने का, फास्ट काम करने का, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ फिक्स होगी, क्या चीज़ मूवेबल होगी। लेकिन मैं अभी भी यही सजेशन दूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि आप इसमें तो इसका हल निकाल लेंगे सम इफ़ में, सम इफ्स में, लेकिन हर जगह पे इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इफ़ देन में इसका कोई हल नहीं है, वी लुकअप में इसका कोई हल नहीं है। ये सिचुएशन आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपको इस पर फुल ग्रिप हो तो यहाँ तक आप कर ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस की हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ टेबल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। उसको हम दोबारा से अब अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। मतलब टेबल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का भी क्लियर हुआ है, प्लस मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, बल्कि कंट्रोल-C करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं सम इफ्स लगाता हूँ तो ये ज़्यादा मुश्किल देखने में इसलिए लग रहा होता है कि जी क्राइटेरिया रेंज को फिक्स करने का भी चक्कर है, और इसको भी रेंज को फिक्स करना है, तमाम रेंजेस को भी फिक्स करना है और सेल्स को भी फिक्स करना है। तो फिक्सिंग बड़ी मुश्किल और बड़ी लंबी लगती है, और साथ में फॉर्मूला भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसको आसान बनाने का एक तरीका है, मैं इसको
डिलीट कर देता हूँ। देखिए हम जब सम इफ्स लगा भी रहे होते हैं तो उसमें एक मसला आता है कि हम यहीं पर रह के नहीं लगा सकते, हमें हमेशा डेटा सिलेक्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, उसका रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है और इस तरीके से डेटा हमारा सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको डेटा का नाम देना पड़ेगा। इस पूरे सेल को या इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करके नाम दे सकता हूँ रीजन का। हमें पता है कि होम पे जाके आप रीजन्स यहाँ पर नाम दे सकते हैं और एंटर करेंगे तो ये नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी सारे रेंजेस हैं, अभी तो 3 है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, तो अगर 30 के 30 कॉलम को मैंने नाम देना है तो मैं ऑटोमेटिकली भी दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल। आपने क्या करना है, इंक्लूडिंग हेडिंग सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। फिर हम गए फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में एक ऑप्शन है कि क्रिएट करो नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। वो कहता है सिलेक्शन कौन सा, मतलब पूरी रेंज का जो नाम रखना है वो कौन सा रखना है, लेफ़्ट कॉलम वाला या टॉप रो वाला। हम कहते हैं लेफ़्ट कॉलम नहीं, अनचेक कर दिया इसको, सिर्फ टॉप रो वाला नाम पूरे रेंज का दे दे। ओके करें तो आप देखें खुद ब खुद इसके 3 नाम आ गए। प्रोडक्ट ये पूरी है, सेल्स ये पूरी है और रीजन्स ये पूरे हैं। ऑटोमेटिकली नाम हो गया। अब हमारे लिए कोई मसला ही नहीं कि हम जब सम इफ्स लगाएंगे तो 2 मसले हमारे हल हो जाएंगे। पहले ही एक तो रेंज का नाम दे दिया, तो रेंज का नाम जब दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, और दूसरा हमें पीछे जाके डेटा सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। देख लेते हैं कैसे। सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज की कॉलम का नाम क्या है, सेल्स, तो हम कहते हैं सेल्स। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सेल्स सेलेक्ट कर ली है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, इसकी रेंज का नाम क्या है, इसकी हेडिंग का नाम भी रीजन्स ही था ना, तो हम कहते हैं इस तमाम रीजन्स में से वो रीजन्स खुद ही सिलेक्ट हो गए होंगे। ये देखें सिलेक्टेड नज़र आ रहे हैं ना। इसमें से हमें क्या चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में से क्या चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि अब देखें दिखने में भी कितना आसान लग रहा है फॉर्मूला। अब ऐसा लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। सेल्स है, सेल्स में से रीजन का ये चाहिए और प्रोडक्ट का ये चाहिए। अब ये जो 3 हमने रेंजेस सिलेक्ट किए हैं, इसको फिक्स करने का तो इशू है ही नहीं। अब इसको तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ का नाम आपने दे दिया उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तो नीचे मूव होने, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं जनाब, इसमें क्या फ़िक्स होगा, इसको आगे नहीं आना चाहिए, मतलब कॉलम नहीं बदलना चाहिए और रोज़ बदलनी चाहिए, नीचे आना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए। तो क्या बदलना चाहिए, 18 से 19 होना चाहिए। 18 के साथ तो डॉलर किसी सूरत नहीं लगाना आपने, हमने लगाना है F के साथ, ताकि F से G में ना आ सके। और इसने आगे जाना है, G से H में तो जाना है, तो ये तो नहीं लगाना। लेकिन 17 से 18 में ना आ सके, मतलब ये नीचे अपनी जगह छोड़ के ऐसे ना आ सके, तो हम कहते हैं इसमें ये फ़िक्स होगा। तो अब कोई मसला ही नहीं लग रहा। हमने इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ड्रैग किया और डबल क्लिक करके डाउनवर्ड ड्रैग कर लिया। तो ये नेम रेंज के हिसाब से सम इफ्स लगाने का क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करके ये तरीका है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ट्राई करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का मिक्स हमने बेसिकली समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट हमने कंपाइल की हुई है, वो बेसिकली आपको ख़ुद से बनानी पड़ेगी। ये न्यू शीट को प्लस दबा के इंसर्ट करते हैं हम, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल मल्टीप्लिकेशन।
बिल्कुल बच्चों वाला काम है, सिंपल सा काम है। वो करना क्या है, हमने हमने बनाना है 2 का टेबल। बल्कि 1 से लेके हमने 10 तक का टेबल बनाना है सारा। तो हमने 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हम अगर 1 को ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये सब जगह 1 1 लिखा आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था 1 से 10 तक। तो इसको फिल सीरीज़ करेंगे ना तो ये 1 से 10 तक आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपने एक सेल में 1 लिखा, एक में 2 लिखा और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि लिखा हुआ भी आ रहा होता है सामने। ये देखें, ये 10 है, ये 9 है, तो ये लिखा आ रहा है। तो ये 1 से लेकर 10 तक बाहर आपने जिस तरह से भी चाहें आप लिख लें। मेरी आदत ये है कि मैं 1 सिर्फ लिखता हूँ और ड्रैग करके यहाँ से जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये ऑटो फिल ऑप्शंस आती हैं, यहाँ से आके फिल सीरीज़ कर लें तो ये आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा 9 और 10 ये रहता था, तो 8 से कंटिन्यू मैंने किया, फिल सीरीज़ कर लिया। तो बेसिकली ये हमारा टेबल 2 डायमेंशनल हमें सम करना है, 2 डायमेंशनल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि अगर हम सिर्फ 1 1 ज़ा बताएं तो वो 1 2 ज़ा भी निकाल सके, 1 3 ज़ा भी निकाल सके, 3 2 ज़ा भी निकाल सके, 3 3 ज़ा भी निकाल सके। हमने इस तरीके से टेबल डिफ़ाइन करना है कि 2 वे मल्टीप्लिकेशन होती रहे। इक्वल्स टू सिंपल सा वो है। आपने पहला टेबल कैसे बनाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1। अब क्या होना चाहिए, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि हम कह रहे हैं कि यार 1 अपनी जगह पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम अगले में ड्रैग करते हैं तो सिर्फ ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था, ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था और ये इससे मल्टीप्लाई होके आना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि बल्कि 1 का टेबल निकाल ही देते हैं, 2 से शुरू करते हैं। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है 2 अगर हम आगे भी ड्रैग करते जाएंगे तो ये 2 अपनी जगह पे ही रहना चाहिए सिलेक्शन, और ये चीज़ें अपनी जगह से मूव होके अगले अगले में सिलेक्ट होती जाए। तो आप बताएं क्या फ़िक्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं आगे नहीं आना चाहिए और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 का टेबल बनाएगा, फिर 4 का टेबल बनाएगा। तो इसमें A और 2 दो रेफरेंस हैं। एक सेल के 2 रेफरेंसेस होते हैं, एक कॉलम रेफरेंस, एक रो रेफरेंस। हम कहते हैं इसको नीचे तो जाए, दैट मीन्स क्या बदले, रो बदले, लेकिन आगे ना आए, मतलब क्या ना बदले, कॉलम ना बदले। तो हम इसमें करेंगे डॉलर से सिर्फ कॉलम फिक्स कि अपनी जगह से नहीं आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4, अगले में जाए ना, तभी तो 2 2 ज़ा 4 होगा, फिर 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे तो आता जा रहा है। जब भी मैं आगे ड्रैग करता जाऊंगा इस रिज़ल्ट को, इस सेल को, तो आगे तो आता जाएगा ये, लेकिन अपनी जगह छोड़ के कभी भी नीचे ना आए। तो दैट मीन्स क्या बदले, बी से सी डी ई में तो जाए, दैट मीन्स कॉलम बदले, कॉलम के साथ डॉलर नहीं लगाना, लेकिन नीचे ना आए। इसका मतलब है 1 रो जो है वो कभी भी 2 ना हो सके, ये नीचे ना आ सके। तो हम कहते हैं डॉलर फिर 1 के पीछे लगाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे डॉलर लगा दिया वो चीज़ फिक्स हो गई। एक दफ़ा आपने अगर ये चीज़ डेवलप करना सीख ली तो आपने इसी को राइट की तरफ ड्रैग किया, डबल क्लिक करके इसी को डाउनवर्ड ड्रैग किया, तो देखें कैसा ज़बरदस्त काम हो गया। 5 4 ज़ा 20 खुद ब खुद कह रहा है कि ये सिर्फ इस डायमेंशन में चलता रहेगा, ये आगे नहीं आ सकता, और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, ये नीचे नहीं आ सकता। दैट मीन्स एक्चुअली ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा और ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा। इसके दरमियान, ये इसके दरमियान चल रहा है, इस लाइन के दरमियान,
और ये सिर्फ इस लाइन के दरमियान चल रहा है, कहीं पर भी ये इससे बाहर नहीं आ सकते। ये सारा कमाल है सिर्फ फिक्सिंग का। तो ये आपने बड़े गौर से एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी भी दफ़ा देखें, इसको हम अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं और फिर दोबारा से आप अप्लाई करके ख़ुद से देखें सम इफ़ बेसिक्स में। अगर हो जाती है तो ठीक, वरना मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, वो भी खैर फिक्सिंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस ने तो आपकी जान छोड़नी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आसानी का तरीका बताऊंगा। पहले आप क्या करेंगे, ये पूरा टेबल मल्टीप्लिकेशन सीखें और फिर ये दोबारा से इसको ऐसे डिलीट करके दोबारा से अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो यहाँ तक पहले करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं।